Hello students of Basic Part 2nd. I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lecture, we have discussed about the medicinal plants and which we have discussed the cinchona. Today we'll discuss about the Rauwolfia serpentina. This is the botanical name of Sargandha and this plant belongs to the family Apocynaceae. अगर हम सर्पगंधा के बारे में बात करें तो सर्पगंधा का जो नाम है वो 16वीं शताब्दी में एक जर्मन डॉक्टर ने, जिसका नाम था लियोनार्ड रॉवुल्फ, उसके नाम पे रखा गया है। इसे डेविल पेपर भी कहा जाता है, इंडियन स्नेक रूट भी कहा जाता है। इतने नाम है रॉवुल्फिया के। अब अगर हम इंट्रोडक्शन लें, इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो रॉवुल्फिया जो जीनस का जो उद्गम हुआ वो भारत तथा पूर्वी एशिया, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और जावा में माना गया है। सर्पगंधा नामक औषधि पादप का सर्वप्रथम उल्लेख भारतीय वेदों में ईसा मसीह के जन्म से कई शताब्दियों पूर्व का है। उस काल में जब ये ईसा मतलब जो है बिफोर क्राइस्ट का जो समय था, उस समय इसका उपयोग जो है सर्पदंश के अचूक इलाज में किया जाता था, स्नेक बाइट्स के। भारतीय इस पादप को चंद्र के नाम से भी पहचानते थे और चंद्र नामक बीमारी ल्यूनेसी में भी इसका प्रयोग किया जाता था। भारतीय लोग जो हैं वो इसके रूट को चूसते रहते हैं। और स्विट्जरलैंड में सबसे पहले 1952 में स्नेक रूट से महत्वपूर्ण रसायन रीसर्पाइन को एक्सट्रैक्ट किया गया था। इसमें से सर्पगंधा की कम से कम 76 स्पीसीज हैं जो विश्व के सभी जगहों में पाई जाती हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट जो भारत में पाई जाती हैं वो हैं रॉवुल्फिया सर्पेंटाइना, रॉवुल्फिया कैनेसेंस, रॉवुल्फिया डेंसिफ्लोरा, रॉवुल्फिया वोमिटोरिया, रॉवुल्फिया रूकरी, रॉवुल्फिया मैकरंथा, रॉवुल्फिया सुमत्राना। अब अगर हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो सर्पगंधा में जो है मूसला मूल पाई जाती है जो कि ब्रांच्ड होती है और ये बहुवर्षीय या पैरेनल होती है, अंडर श्रब होती है। इसके अंदर बहुत ट्यूबरस 2 साल में ट्यूबरस होती है। ये अधिकतर ट्यूबरस पाई जाती है, इसकी रूट्स जो होती हैं वो। और ये 2 साल में 30 से 50 सेंटीमीटर या 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर तक के व्यास को प्राप्त कर लेती है, डायमीटर की बन जाती है। ये ब्राउन कलर या येलो कलर या कलर की होती है और जो फ्रेश रूट्स का जो स्वाद होता है वो बहुत बिटर होता है। इस मूल ये जो इसकी जो रूट्स होती हैं और इसकी जो छाल होती है सर्पगंधा की, वो उससे मेडिसिन्स उसको वो मेडिसिनल यूज में ली जाती हैं। और इसका जो तना होता है वो वायवीय होता है, मीन्स इरेक्ट होता है, शाखित ब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल होता है, ग्लैब्रस होती हैं इसकी। और जो वुड होती है वो 4 से 6 मीटर तक का ऊंचा होता है, स्टेम जो होता है उसका। और इसके लीव्स बहुत सिंपल होती है और तने पे 3 से 5 की संख्या में वर्ल में व्यवस्थित रहती हैं ये। और पत्तियां चौड़ी भी बहुत होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, लैंसोलेट होती हैं, भाला आकार की, मीन्स आगे से बिल्कुल ऐसा लगता है इसको भाला हो। और इनकी ऊपरी सतह बहुत चमकीली हरी और नीचे की कुछ हल्की हरी रंग की होती है। और जो इन्फ्लोरेसेंस है वो समीमाक्ष होता है। फ्लावर्स छोटे और वाइट कलर के होते हैं या पिंक कलर के भी पाए जाते हैं। पुष्प द्विलिंगी तथा हाइपोगाइनस होता है, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस एंड पेंटामेरस, साइक्लिक होता है। 5 एंथर्स मिलते हैं इसमें, उनके सर होते हैं। और जो जयांग होती है वो बाइकाप्लरी होती है, गायनोशियम बाइकाप्लरी होता है, द्विअंडपी होता है, संयुक्तांडपी होता है और बीजान्यास अक्षीय होता है, एक्सियल होता है। जो इसका फ्रूट होता है वो सिंगल सीडेड कैप्सूल होता है और ये मैच्योर होने पे अंडाकार, मांसल और चमकीले काले बैंगनी रंग का हो जाता है। क्लाइमेट और सॉइल के बारे में अगर हम देखें
तो सर्पगंधा के पादप सभी प्रकार के सॉइल्स में उग जाते हैं, किंतु अगर इसमें सैंडी लोमी सॉइल हो तो ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक अच्छे से उगेंगे। अब इनकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो क्ले और लोम जिसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस भी मिला हो तो ये और भी अच्छी वृद्धि करता है। ये उन सॉइल में नहीं ग्रोथ कर पाता जिसकी पीएच 8 से अधिक होती है। इसकी वृद्धि के लिए सबसे उत्तम जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो है 4 से 6। और अगर सैंड की मात्रा अधिक होती है तब इसकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी रुक जाती है, धीरे धीरे होती है। वृद्धि की उत्तम अवस्था में ये 3 साल में परिपक्व हो जाता, मैच्योर हो जाता है 3 इयर्स में, और इल्डिंग शुरू हो जाती है इसकी। और इसके जो सूखी मूल है वो 8 से 10 केजी बीज प्राप्त होते हैं उससे। जो मृदा है उसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि, क्योंकि सर्पगंधा पादप जो है ज्यादा पानी के अंदर अच्छी वृद्धि नहीं कर पाता है। और अगर हम इसका क्लाइमेट का अगर देखें तो ये छायादार जगह पे, नम जगह पे, और कम से कम एनुअल रेनफॉल 150 to 500 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टेम्परेचर लगभग 10 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और मिट्टी तो मैं बता ही चुकी हूँ आपकी, क्ले लोम, सैंडी लोम होनी चाहिए। और अगर प्रोपगेशन या कल्टीवेशन अगर हम देखें तो ये बीज द्वारा, कलम द्वारा और कलम मूल तथा स्तंभ द्वारा तैयार की जाती है। और अधिकतर इस पादपों को बीज द्वारा ही तैयार करने की प्रथा है, क्योंकि इसके बीज अंकुरण का प्रतिशत 10 से 60 तक का है। यह अंकुरण प्रतिशत इस बात पर निर्भर करता है कि बीज पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं, है ना। ताजे बीज परिपक्व फलों से एकत्रित करके तुरंत ही बोने पर अंकुरण का बेहतर प्रतिशत दर्शाते हैं। और बीजों का कलेक्शन सितंबर से फरवरी के बीच में किया जाता है। बीजों को का जो अंकुरण है वो सीडलिंग की वृद्धि जो है सर्पगंधा में कम पाई गई है। अंकुरण बीज बोने के 15 से 20 दिन में आरंभ होता है और 40 से 50 दिन लगते हैं इसकी 4 से 6 पत्तियां निकलने में। जिस वक्त बीजों को लगाया जाता है उस वक्त नर्सरी को बहुत मतलब मॉइस्ट रखना जरूरी होता है। अब अगर हम इनको, जब ये सीडलिंग्स हो गए हैं तैयार, तो हम इनको ट्रांसप्लांट कैसे किया करते हैं। तो अंकुरण के कम से कम 40-50 दिन बाद जब पादप 4 से 6 पर निकाल देते हैं उससे ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो नया पादप होता है वो सावधानी पूर्वक जमीन से निकालकर इसे इमिशन फंजिसाइड के घोल में डाला जाता है ताकि कोई सॉइल बॉर्न फंगस इसमें इसको इन्फेक्ट ना करे। और जो नया पादप जब जमीन में लगाया जाता है ताकि इनकी वृद्धि उत्तम हो सके। इस सीडलिंग को फिर जमीन में इसको मतलब एमिशन फंजिसाइड से ट्रीट करके फिर इसको जमीन में लगाया जाता है। पौधे अगस्त में तैयार हो करते हैं और ये पौधे 10 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में अगस्त सितंबर में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। इनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है, रूट कटिंग से होता है। तो जो इसकी जो मूल ली जाती है उसमें कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स पाए जाते हैं और सेकेंडरी रूट्स पाई जाती हैं। और रेनी सीजन में जो 2.5 से 5 सेंटीमीटर की कलम जमीन में लगा दी जाती है उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये देखा गया है कि 1 हेक्टेयर में 1 किलोग्राम के करीब मूल लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो स्टेम कटिंग से भी इसकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है। अब एल्कोलॉइड्स में, सर्पगंधा में जो एल्कोलॉइड्स मिलते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में एल्कोलॉइड्स मिलते हैं। तो 2 या 3 वर्ष के प्लांट से प्राप्त मूलों को शीत ऋतु में काटकर सुखाकर औषधि के लिए रख दिया जाता है। एल्कोलॉइड पत्ती रहित झाड़ियों की मूलों में तथा शीत ऋतु में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। सर्पगंधा की जो जड़ होती है उसमें 50 इंडोल एल्कोलॉइड रिपोर्ट किए गए हैं। ट्रिप्टोफैन भी इससे डिराइव होता है। पादप के तने, पर्ण आदि सभी में यह एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, किंतु जड़ में इसके एल्कोलॉइड का प्रतिशत 7 से 3% होता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है। और मूल की छाल में एल्कोलॉइड सबसे जो है कंसंट्रेटेड अवस्था में पाया जाता है। जो सर्पगंधा में एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं
उनके कुछ एक नाम मैं बताती हूँ आपको। इंडोल एल्कलॉइड्स, इंडोलाइन एल्कलॉइड्स, इंडोलाइन 9 एल्कलॉइड्स, ऑक्सी इंडोल एल्कलॉइड, सूडो इंडोक्सिल एल्कलॉइड्स। तो ये बहुत सारे एल्कलॉइड्स हैं जो इनमें पाई जाती हैं। अगर हम यूजेस देखें सर्पगंधा का, तो ये बहुत, इसकी तो बहुत उपयोगिताएं हैं सर्पगंधा की। जैसे कि हाल ही में अमेरिका में, यूरोप में सर्पगंधा का उपयोग का शुरू हुए, जबकि भारत में सदियों से इसकी दवाई के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अमेरिका में तो अब इसको यूज करना शुरू किया है, और अपने यहाँ तो बहुत शुरू से ही इसको यूज किया जा रहा था, है ना। और इसके जो है नर्व ट्रांसक्यू उसके लिए भी यूज किया जाता है, नर्वस सिस्टम के लिए भी यूज किया जाता है इसको। और सर्पगंधा को मेडिसिन ऑफ मैडमैन भी कहते हैं। सर्पेंटाइन का सबसे ज्यादा उपयोग उच्च रक्तचाप में, जबकि रिस्परिन का उपयोग इंसोम्निया में और एक्लिप्सी में तथा तनाव, चिड़चिड़ापन, व्यग्रता, भय व मानसिक विकारों में किया जाता है। सर्पेंटाइन रक्त में कैशोकोलेमाइन, एंड्रेलिन और नोराड्रेनालाइन की मात्रा कम करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम होता है। बिच्छुओं व सांपों के विष को एंटीटॉक्सिन के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। सर्पगंधा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, अतः जो है डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है इसको लेने से। ये हाइपोटोनिक भी होता है। इसके जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं। आंख के कॉर्निया की अपारदर्शिता को भी दूर करता है ये। और बाजार में बनी कई औषधियां जैसे सर्पिना, सर्पगंधा टैबलेट, सर्पगंधा घनवटी, सर्पगंधा गुटिका, सिपिलिक्स टैबलेट आदि इस नाम से इस सर्पगंधा की यूज की जाती है। थैंक यू।